अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ लेक्चर लोड करते हैं। आज जो है हम यहाँ बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस क्या है, ये जो है किस तरह से फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इकसाम हैं। सारे के सारे कोरोना वायरस जो है वो एक जैसे नहीं है, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और वो जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो इंसानों के अंदर, दूसरे मैमल्स के अंदर और परिंदों की मुख्तलिफ इकसाम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह बनते हैं। तो पहली बात यह है, कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये वायरसेस का एक ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के वायरस पाए जाते हैं। अब होता क्या है, दैट काज डिजीजेस, जो बीमारियों की वजह बनते हैं किस किस में, मैमल्स में। इंसान भी मैमल है, इसी तरह गाय, तमाम जो ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सारे मैमल्स हैं। तो ये मैमल्स में जो कोरोना वायरस की मुख्तलिफ टाइप है वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। एंड बर्ड्स, और इसी तरह जो मुख्तलिफ परिंदे हैं उनमें भी ये कोरोना वायरस मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन सकता है। तो कोरोना वायरस मैमल्स में और बर्ड्स में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। अब आज का हमारा कंसर्न इंसान से है कि इंसान के अंदर कोरोना वायरस किस तरह से अफेक्ट करता है। देखें, जो हमारा कॉमन कोल्ड है, नजला जो हमें हो जाता है, वो भी कोरोना वायरस की वजह से होता है। इन ह्यूमन इट काज कॉमन कोल्ड। एक टाइप कोरोना वायरस की ऐसी है जो नजला और जुकाम पैदा करती है। तो कोरोना वायरस से कॉमन कोल्ड होता है, लेकिन ये ज्यादा फैटल नहीं है, इससे जिंदगी को कोई खतरा नहीं होता और ये आमतौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन पिछले 10 सालों में कोरोना वायरस की कुछ ऐसी टाइप सामने आई जिसने इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2013 में एक आउटब्रेक जिसको हमने सार्स के नाम से जानते हैं, इंसानों में बहुत ज्यादा अमवात की ये वजह बनी 2013। इससे पहले 2012 में मार्स एक आउटब्रेक थी जिसने इंसानों में बहुत ज्यादा अमवात की वजह बनी। और आज मोस्ट रिसेंट जो है कोरोना वायरस जो चाइना में फैला हुआ है उसने भी बहुत ज्यादा अमवात काज की हैं। आज का हमारा कंसर्न है कोरोना वायरस जो इस वक्त चाइना में मौजूद है उसके लिए नाम यूज किया गया है 2019 नोवल कोरोना वायरस, क्योंकि ये 2019 में सामने आया और ये बहुत ज्यादा फैटल था, इसलिए इसको नोवल कहा गया। सीओ कोरोना के लिए लिख रहे हैं और बी वायरस के लिख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 नोवल कोरोना वायरस जो आज जो है अटैक कर रहा है और चाइना में बहुत ज्यादा उसकी वजह से अमवात वाक़या हो रही हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आज जो कोरोना वायरस चाइना के अंदर मौजूद है उसके लिए नाम क्या इस्तेमाल किया गया, 2019 नोवल कोरोना वायरस। सबसे पहले देखते हैं कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ। ये जो कोरोना वायरस है ये कोरोना वायरस की एक नई टाइप है, मतलब इसकी लंबी हिस्ट्री नहीं है, बहुत पुराना वायरस नहीं है, ये रिसेंट मंथ में ही इसका ओरिजिन हुआ है। अब साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि उसका ओरिजिन हुआ कहां से, कौन सा ऐसा कोरोना वायरस है जिससे ये डेवलप हुआ, जिसमें तब्दीली आई और ये जो नई टाइप है ये डेवलप हुई। उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो कोरोना वायरस हैं उनके साथ इस कोरोना वायरस के जीनोम को कंपेयर किया। जीनोम क्या है, जीनेटिक मेकअप। तो उन्होंने क्या देखा कि बैट के अंदर जिस कोरोना वायरस से सार्स की बीमारी होती है उससे इसकी रिजेम्बलेंस है 88%। बैट्स के अंदर भी ये कोरोना वायरस मौजूद है, वहां पे सार्स की बीमारी ये काज कर रहे हैं, उससे इस कोरोना वायरस की जो आज इंसान में फैला हुआ है
उन दोनों की रिजेम्बलेंस देखी गई तो 88%। फिर उसको कंपेयर किया सार्स कोरोना वायरस, जो इंसानों के अंदर सार्स की बीमारी काज करने वाला कोरोना वायरस है, जब उससे इस कोरोना वायरस को कंपेयर किया गया तो रिजेम्बलेंस निकली 79%। फिर उसको कंपेयर किया गया मार्स की बीमारी काज करने वाले कोरोना वायरस से, जब उसके जेनेटिक मेकअप को कंपेयर किया गया तो देखा कि रिजेम्बलेंस 50% निकली। जितनी ज्यादा रिजेम्बलेंस है, चांसेस उतने ज्यादा हैं कि वो वहां से ओरिजिनेट हुआ होगा। तो यहां से जो सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस निकलती है वो बैट के अंदर सार्स करने वाले कोरोना वायरस और इस कोरोना वायरस में निकली। तो सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये बैट में सार्स पैदा करने वाले कोरोना वायरस से ओरिजिनेट हुआ होगा। उसको हम कहते हैं कोरोना वायरस ZC45, जो बैट के अंदर सार्स की बीमारी काज कर रहा है। तो इस कोरोना वायरस में और आज के कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस है। तो बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये बैट के अंदर सार्स काज करने वाले कोरोना वायरस से इसका ओरिजिन हुआ, ये उसका वेक्टर था। फिर ये बीमारी जो है वहां बैट से इंसानों के अंदर ये वायरस पहुंचा। अब देखते हैं कि एक दफा तो ये इंसान में पहुंच गया, फिर ये आगे ट्रांसमिट कैसे हुआ। एक बंदे के अंदर पहुंचा होगा बैट से, फिर आगे इसकी ट्रांसमिशन चेन चलती गई और ये फैलता गया। अब वो ट्रांसमिशन के तरीके कौन कौन से हैं कि इंसान में ये कैसे स्प्रेड हुआ कि एक इन्फेक्टेड पर्सन सपोज करें उसमें ये वायरस पहुंचा, तो फिर आगे ये कम्युनिटी में फैला कैसे, इसका सोर्स क्या था, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आप देखते हैं क्या है। आगे बात करते हैं कि ये जो 2019 नोवेल कोरोना वायरस है इसकी स्प्रेडिंग कैसे हो रही है। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक पहुंचता कैसे है, सोर्स क्या है इसको स्प्रेड करने का। जो हमारा आम इन्फ्लुएंजा है, जो आम नजला है, रूटीन में होता है, वो जिस तरह से फैलता है, ये जो नोवेल कोरोना वायरस है 2019 ये भी ऐसे ही फैलता है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो खांसा और उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और इसी तरह स्नीजिंग के दौरान जो है वो ये ड्रॉपलेट्स जब निकलते हैं, जब कोई पर्सन उसके बिल्कुल पास होगा, कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल इसका नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वाला केस है कि जब दो पर्सन एक दूसरे के बहुत करीब कांटेक्ट में हैं और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसेगा स्नीजिंग से, ये जो है फैल सकता है। और जो फासला बताया गया है वो है अबाउट 6 फीट, 6 फीट का फासला या इससे कम फासला हो तो फिर ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्लोज कॉन्टेक्ट। जब दो इंसान एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है तो इसकी स्प्रेडिंग हो सकती है। और वो क्लोज कांटेक्ट क्या है, अबाउट 6 फीट और लेस, और ये फासला 6 फीट या इससे कम होगा तो स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये फासला है तो वो फासले में कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं, वो सोर्स क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो सांस की नाली में से मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप निकलते हैं, लिक्विड निकलता है, उसकी वजह से फैलता है। और वो कैसे निकलेगा, ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। स्नीजिंग और कफिंग के दौरान वो ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर खारिज होंगे, लाइक इन्फ्लुएंजा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा फैलता है। ये इसका सोर्स कंफर्म हो गया। एक और जो है वो पॉसिबिलिटी है कि फर्ज करें किसी सरफेस के ऊपर वो 2019 नोवेल कोरोना वायरस सरफेस के ऊपर मौजूद है, उस सरफेस को टच करने के बाद अगर कोई पर्सन अपने नाक को छुए तो मुमकिन है कि वो वहां पे उस तक वो कोरोना वायरस पहुंच जाए। लेकिन दिस इज नॉट टिल क्लियर और इस पर बायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। ये दूसरा सोर्स स्प्रेडिंग का हो सकता है कि किसी सरफेस पर वो कोरोना वायरस मौजूद था, उसको टच किया किसी हेल्दी पर्सन ने, फिर अपने नाक को या रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी हिस्से को छुआ, क्या वो फिर वो इनहेल कर गया, तो इस तरह
वो अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोबारा बता रहा हूं ये अभी कंफर्म नहीं है, इस पर काम जारी है। तो इट इज करंटली अनक्लियर, ये क्लियर नहीं है। इफ ए पर्सन कैन गेट 2019 नोवेल कोरोना वायरस बाय टचिंग अ सरफेस दैट हैज वायरस एंड देन टच ऑन नोज, के किसी सरफेस को छुआ उसने जिस पर वायरस मौजूद था, फिर नाक को छुआ, तो हो सकता है कि उसमें ये इनहेल कर ले, लेकिन दिस इज नॉट कंफर्म। तो ये दो, इस एक स्प्रेडिंग का जो तरीका है वो कंफर्म हो गया, दूसरे पर अभी तक वर्क हो रहा है। अब देखते हैं कि इसके बाद ये इनहेल जब कर लिया किसी पर्सन ने तो उसके बाद क्या होगा। अब किसी बंदे ने ये वायरस जो है इनहेल कर दिया, 2019 नोवेल कोरोना वायरस, अब वो अंदर जाके अपनी तादाद में इजाफा करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी तादाद में इजाफा होता है, और 2 से 8 दिन जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो किन्हीं कुछ पेशेंट के अंदर 2 दिन में या फिर 8 दिन, 2 से 8 दिनों के दरमियान पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम शो होना शुरू हो जाती हैं। वो सिम्टम्स कौन कौन सी हैं? वो सिम्टम ये है कि उसको बुखार हो जाता है और बुखार के साथ उसे सर्दी लगती है, फीवर विद चिल्स। दूसरा, उसको खांसी आती है, कफिंग। तीसरे नंबर पे रनिंग नोज, उसका नाक बहना शुरू हो जाता है जैसे नजले की शक्ल में बहता है। मसल एंड बॉडी एक्स, उसके मसल में और जिस्म में दर्द होता है, हेडेक्स होते हैं, उसे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फटीग, उसे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, सम टाइम वोमिटिंग एंड डायरिया, और कभी उल्टी और उसके साथ मोशन भी लग जाते हैं। ये सिम्टम शो हो जाती हैं। उसने जो है इनहेल किया वायरस, वायरस उसके सेल पर अटैक करेगा, वहां पे ग्रो करेगा, और इनहेल करने से 2 दिन और 8 दिन इस रेंज में वहां पे सिम्टम शो हो जाएगी। ये सिम्टम या इनमें से कुछ सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद टेस्ट करवाना पड़ता है जिससे पता लगता है। आमतौर पे ये कॉमन इन्फ्लुएंजा की तरह की सिम्टम शो होती हैं, फिर टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये 2019 नोवेल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या एक नॉर्मल इन्फेक्शन है। तो उसके बाद ये सिम्टम शो होने के बाद इसे किस तरह से बचा जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अब जो है डिजीज हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। नो वैक्सीनेशन, कोई ऐसी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है जो हेल्दी पर्सन को लगाई जाए और वो इन्फेक्शन से महफूज रहे, और कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी इसके लिए फिलहाल मौजूद नहीं है। तो क्या किया जाए, व्हाट टू डू। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर सिक, जिन्हें ये बीमारी है उनके करीब जाने से परहेज किया जाए, पहली बात। दूसरे नंबर पे अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ, अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से इज्तनाब करें। तीसरे नंबर पे वॉश हैंड एट लीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स विद सोप, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। और जो पेशेंट हैं, फर्ज करें इन्फेक्शन वाले लोग हैं, वो अगर खांसते हुए, स्नीजिंग करते हुए अपने नाक को और मुंह को किसी कपड़े से या रुमाल वगैरह से ढांपें तो फिर इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। कवर योर नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, कफिंग और स्नीजिंग के दौरान अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढांपना, ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसकी स्प्रेडिंग को कम कर सकते हैं। अगर ये आप तक पहुंच गई तो फिर इसके लिए वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, कोई पेशेंट है जिसे पता है कि मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं, तो अपनी सोसाइटी को महफूज करने के लिए उसे ये चाहिए कि वो इंडोर किसी कमरे के अंदर रहे और बहुत ज्यादा बाहर ना घूमे फिरे, ताकि बाकी लोग जो है इस वायरस से महफूज रह सकें।
यहाँ तक जो है बहुत सारी बातें हमने कर ली। मजीद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को डिस्कस करेंगे। क्या कोरोना वायरस जब एंटर हो जाता है तो उसके बाद वो कैसे अपनी तादाद में बॉडी के अंदर तादाद में इजाफा करता है, कैसे उसकी रिप्रोडक्शन होती है। एक तो ये चीज रह गई, और दूसरा क्या हर बंदा जिसको ये इन्फेक्शन हो उसकी डेथ लाजमी है या वो इस बीमारी से बच सकता है। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इन्फेक्शन से महफूज रहें और उनकी मालूमात में इजाफा हो। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको हमेशा सेहत और सलामती आपकी बरकरार रखे। हमारे लिए भी दुआ करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।